नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 क्षितिज का पाठ उत्साह और अट नहीं रही है। दो इसमें है कविता जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूं। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर, साथ ही सारे चैप्टर्स के मैं एमसीक्यू भी बना चुकी हूं और हिंदी व्याकरण भी पढ़ाई हूं। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्लास 10 क्षितिज का पाठ उत्साह और अट नहीं रही है, दो कविता है, दोनों का इसमें एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि इस बार आप लोगों को एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो देखिए, इसमें कुछ पैराग्राफ कविता के दिए गए हैं कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, गगन धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो अब देखिए इसमें कितने एमसीक्यू बनेंगे। पहला है, कभी किससे गरजने के लिए कह रहा है? क बादल से, ख समुद्र से, ग नदी से, घ विद्युत से। तो कभी किससे गरजने के लिए कह रहा है? उत्तर है क बादल से, यानी बादल से गरजने के लिए कवि ने उसका आह्वान किया है। दूसरा है, बादल किसका प्रतीक है? क जल का, ख समुद्र का, ग शांति का, घ क्रांति का। तो बादल किसका प्रतीक है? उत्तर है घ, बादल क्रांति का प्रतीक है। तीसरा प्रश्न है, कवि को बादल कैसे लग रहे हैं? क मतवाले, ख सुनहरे, ग ललित ललित काले घुंघराले, घ रस्सी जैसे। तो कवि को बादल कैसे लग रहे हैं? उत्तर है ग, ललित ललित काले घुंघराले जैसे कवि को बादल लग रहे हैं। चौथा प्रश्न है, बादल के हृदय में क्या छिपा है? क प्यार, ख विद्युत, ग क्रोध, घ विध्वंस। तो बादल के हृदय में क्या छिपा है? उत्तर है ख विद्युत छिपा है, यानी बादल के हृदय में विद्युत छिपी हुई है। और पांचवा प्रश्न है, नूतन कविता से कवि का क्या आशय है? नए जीवन से, ख नई कविता से, ग नए युग से, घ नए जमाने से। तो नूतन कविता में कवि का आशय क्या है? उत्तर है क नए जीवन से। आगे प्रश्न है, निराला किस वाद से जुड़े हुए कवि थे? क छायावाद, ख प्रयोगवाद, ग प्रगतिवाद, घ प्रगतिशीलतावाद। तो निराला किस वाद से जुड़े हुए कवि थे? उत्तर है क छायावाद के कवि थे, यानी निराला जी छायावाद के कवि थे। दूसरा प्रश्न, निराला का जन्म कब हुआ था? क सन 1887 में, ख 1885 में, ग 1897 में, घ सन 1903 में। तो निराला का जन्म कब हुआ था? उत्तर है ग सन 1897 ईस्वी में। और तीसरा प्रश्न है, निराला जी ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया? क समन्वय, ख मतवाला, ग समन्वय और मतवाला दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। तो निराला जी ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया? उत्तर है ग समन्वय और मतवाला दोनों। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना निराला जी की नहीं है? क अनामिका, ख परिमल, ग सरोज स्मृति, घ झरना। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना कविता निराला जी की नहीं है? उत्तर है घ झरना। पांचवा प्रश्न है, निराला जी की अधिकतर रचनाएं डैश छंद में मिलती है? क रोला, ख मुक्तक, ग सोरठा, घ दोहा। तो निराला जी की अधिकतर रचनाएं डैश छंद में मिलती है? उत्तर है ख मुक्तक छंद में मिलती है। और छठा प्रश्न है, उत्साह एक डैश है, क्या है? क आह्वान गीत, ख शोक गीत, ग भक्ति गीत, घ विरह गीत। तो उत्साह एक क्या है? आह्वान गीत है। सातवां प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि किसका आह्वान कर रहा है? क वर्षा का, ख बादलों का, ग बिजली का, घ पक्षियों का। तो उत्साह कविता में कवि किसका आह्वान कर रहा है? उत्तर है ख बादलों का। आठवां प्रश्न है, बादलों को किसके समान सुंदर माना गया है? क चंचल पक्षी के,
ख नृत्य मुद्रा में मोर के, ख काले घुंघराले बालों के समान, घ बहती जलधारा के। तो बादलों को किसके समान सुंदर माना गया है? उत्तर है ग काले घुंघराले बालों के। 9 नंबर प्रश्न है, बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना गया है? क प्रेयसी की कल्पना, ख विद्युत की कल्पना, ग इंद्रधनुष की कल्पना, घ बाल कल्पना। तो बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना गया है? उत्तर है घ बाल कल्पना। और 10 नंबर प्रश्न है, बादलों के हृदय में डैश सुंदरता छिपी हुई है? क जल की, ख नदी की, ग विद्युत की, घ सागर की। तो बादलों के हृदय में किसकी सुंदरता छिपी हुई है? उत्तर है ग विद्युत की सुंदरता छिपी हुई है, यानी बादलों के हृदय में विद्युत की सुंदरता छिपी हुई है। और 11 नंबर प्रश्न है, कवि ने बादलों को कैसा कहा है? क सुंदर, ख नवजीवन वाले, ग अकल्पनीय, घ लुभावने। तो कवि ने बादलों को कैसा कहा है? उत्तर है ख नवजीवन वाले कहा है। और 12 नंबर प्रश्न है, नूतन कविता फिर भर दो। कवि नूतन कविता किस में भरने की बात कह रहा है? क बादलों में, ख स्वयं अपने जीवन में, ग क और ख दोनों में, घ इनमें से कोई नहीं। तो नूतन कविता फिर भर दो, कवि नूतन कविता किस में भरने की बात कह रहा है? तो ग उत्तर सही होगा, क और ख दोनों, यानी बादलों में और स्वयं अपने जीवन में। तो क और ख सही होगा, तो इसका उत्तर ग सही होगा। और 13 नंबर प्रश्न है, सभी लोग डैश से दुखी हैं? क वर्षा होने के कारण, ख जल भराव के कारण, ग सर्दी के कारण, घ गर्मी के ताप के कारण। तो सभी लोग किससे दुखी हैं? उत्तर है घ गर्मी के ताप के कारण सभी लोग दुखी हैं। 14 नंबर प्रश्न है, बादल कहाँ से आ जाते हैं? क समुद्र से, ख नदियों से, ग अज्ञात दिशा से, घ आकाश से। तो बादल कहाँ से आ जाते हैं? उत्तर है ग अज्ञात दिशा से बादल आ जाते हैं। और 15 नंबर प्रश्न है, उत्साह कविता की भाषा डैश है? कौन सी भाषा है? क खरी बोली, ख अवधी, ग ब्रज, घ कन्नौजी। तो उत्साह कविता की भाषा उत्तर है क खरी बोली है। और 16 नंबर प्रश्न है, उत्साह कविता में कौन सा गुण है? क प्रसाद गुण, ख माधुर्य गुण, ग ओज गुण, घ इनमें से कोई नहीं। तो उत्साह कविता में कौन सा गुण है? उत्तर है ग ओज गुण है। 17 नंबर प्रश्न है, अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का वर्णन है? क शरद ऋतु का, ख हेमंत ऋतु का, ग वसंत ऋतु का, घ वर्षा ऋतु का। तो अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन है? उत्तर है ग बसंत ऋतु का वर्णन है। 18 नंबर प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता में कवि किसे संदेश देना चाहता है? क बादलों को, ख अपने प्रियतम को, ग आकाश को, घ वन को। तो अट नहीं रही कविता में कवि किसे संदेश देना चाहता है? उत्तर है ख अपने प्रियतम को संदेश देना चाहता है। 19 नंबर प्रश्न है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क श्लेष, ख यमक, ग रूपक, घ उपमा। तो उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, इस पंक्ति में यमक अलंकार है, यानी ख उत्तर सही होगा। और 20 नंबर प्रश्न है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, इस पंक्ति में दूसरे पर का क्या अर्थ है? क पंख, ख पक्षी, ग पत्ता, घ प्रदान करना। तो इसमें उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, इसमें इस पंक्ति में पर का अर्थ होता है प्रदान करना। तो घ उत्तर सही होगा। और 21 नंबर प्रश्न है, कवि का प्रिय घर को किस प्रकार सुगंधित से भर देता है? इसका उत्तर है ग अपनी श्वास से। और 22 नंबर प्रश्न है, चारों ओर किसका सौंदर्य व्याप्त है? क पहाड़ों का, ख झरनों का, ग प्रकृति का, घ इनमें से कोई नहीं। तो चारों ओर किसका सौंदर्य व्याप्त है? उत्तर है ग प्रकृति का सौंदर्य व्याप्त है। 23 नंबर प्रश्न है, कवि किसकी ओर से अपनी आंख नहीं उठा पा रहा है? क अपने प्रियतम की ओर से, ख प्रकृति के सौंदर्य की ओर से, ग बादलों की ओर से, घ आकाश की ओर से। तो कवि किसकी ओर से अपनी आंख नहीं उठा पा रहा है? उत्तर है ख प्रकृति के सौंदर्य की ओर से। 24 नंबर प्रश्न है, वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा हुआ है? क शोभा और सौंदर्य, ख पेड़ पौधे,
ग पहाड़, घ नदियाँ। तो वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा हुआ है? उत्तर है शोभा और सौंदर्य भरा हुआ है। 25 नंबर प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता में कौन सा गुण है? क माधुरी गुण, ख प्रसाद गुण, ग ओज गुण, घ सगुण। तो अट रही कविता में कौन सा गुण है? उत्तर है प्रसाद गुण। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। नीचे देखिए इसमें सारे प्रश्न के उत्तर भी दिए हुए हैं, अगर आप देखना चाहे तो 25 तक प्रश्न है, देख सकते हैं। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।